नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, राजस्थान का चुनाव संपन्न हो गया। आज 25 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान हुआ और इस बीच भारी वोटिंग हुई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जितनी वोटिंग हुई थी लगभग वही 75% वोट 75% के आसपास वोट राजस्थान में भी पड़े हैं। और इतना भारी वोट पड़ने से भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि कांग्रेस का सफाया हो जाएगा और कांग्रेस को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। दोनों बढ़ चढ़ करके जीत के दावे कर रहे हैं। कुल 199 सीटों पर चुनाव हुआ। वैसे 200 सीटें हैं राजस्थान विधानसभा की, लेकिन एक सीट पर जो कि भीलवाड़ा की सीट है, करणपुर, भीलवाड़ा जिले में करणपुर सीट, उस पर एक प्रत्याशी की चुनाव प्रचार के दौरान मौत हो गई थी। प्रत्याशी का नाम गुरमीत सिंह कुंदन। इसी तरह से पूरे राजस्थान से छिटपुट हिंसा की खबरें आई हैं। कहीं कहीं गोलियां चली हैं, कहीं हमले किए गए हैं प्रत्याशियों के ऊपर और कहीं झड़प हुई है। राजस्थान के मतदान की खासियत ये है, अगर पिछला इतिहास देख लें तो, कि अगर भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है तो उसे सीटें अधिक मिलती हैं। 2013 में भारतीय जनता पार्टी की जीत आखिरी बार जब हुई थी तो उसकी 163 सीटें थी। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि भारी मतदान हुआ है, तो इसका मतलब है कि 2013 को हम 2023 में दोहराने जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को अपनी फ्री बीज, लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों और गारंटियों पर भरोसा है। अशोक गहलोत का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी फ्री बीज में विश्वास नहीं करती है। अगर उसने मोदी की गारंटी नाम के संकल्प पत्र में फ्री बीज देने की बात कही है तो वह एक सिर्फ जुमला है, झूठ है। और जुमला और झूठ के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सभी राज्यों में जानी जाती है। खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक जुमलेबाज प्रधानमंत्री, एक झूठे प्रधानमंत्री के रूप में चिन्हित किया गया है। तो कांग्रेस पार्टी का अपना दावा है कि हमने जितनी फ्री बीज दी है, जितना लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को चलाया है सफलतापूर्वक, उससे जनता खुश है। कांग्रेस की बात कुछ हद तक गांव में, कस्बों में और दूर आदिवासी इलाकों में भी देखने में मिला है कि वहां पर खास करके महिलाओं ने भारी वोट दिया है। युवकों ने भी, पुरुषों ने भी, वृद्धों ने भी। अगर वोट प्रतिशत 75 पार कर रहा है तो गांव कस्बों के वोट से ही पार कर रहा है। सुबह के समय जब वोटिंग शुरू हुई थी तो कई जगहों से ईवीएम की शिकायत मिली थी कि ईवीएम खराब हो चुका है। ईवीएम को बदलना पड़ा। इस क्रम में चुनाव कहीं कहीं जहां ईवीएम की समस्या थी वहां चुनाव रोकना पड़ा। अब चुनाव रोकने पर मतदाताओं
के सामने क्या परिस्थिति उत्पन्न हुई, सभी मतदाताओं को अवसर मिल पाया मतदान करने के लिए या नहीं मिल पाया, कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, कांग्रेस के प्रत्याशियों पर हमले किए हैं, वह जरूर चर्चा में है। सोशल मीडिया में गोदी मीडिया तो ऐसी चर्चा को अपने टीवी स्क्रीन पर होने ही नहीं देगा। लगभग 9 घंटे तक मतदान हुआ, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक। लेकिन मतदाताओं की कतार शाम 6 बजे के बाद भी लंबी लंबी कतारें कई सीटों पर लगी रही। तो इससे यही अनुमान लगाया जाता है कि 74% मतदान जो हुआ है, ये आंकड़े शाम 5 बजे तक के हैं और 6 बजे या 6 बजे के बाद जो मतदान हुआ है वो आंकड़ों में शामिल नहीं है। तो इसका मतलब है ये 75 पार जा सकता है। कल दोपहर तक ये स्पष्ट हो पाएगा कि कितना मतदान हुआ है राजस्थान में। लेकिन इतना जरूर हमें लग रहा है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है इस बार राजस्थान ने। और सिर्फ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि अपना भी पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कई जगहों पर तो 84% तक मतदान हुआ है। तिजारा सीट पर 84% मतदान हुआ। इसी तरह से और कई सीटों पर 80 पार मतदान हुआ है। राजस्थान की जैसलमेर सीट पर 80% मतदान हुआ है और सीकर में 67% मतदान हुआ है। जहां पर सबसे कम मतदान हुआ है वो 63% मतदान हुआ है और बाकी हर जगह पर 70 पार के आसपास ही मतदान हुआ है। तो भारी मतदान अशोक गहलोत का जो क्षेत्र था, सरदारपुर सीट, 66% मतदान हुआ है और वसुंधरा राजे का जो क्षेत्र था वहाँ पर 73% मतदान हुआ है झालरा पाटन में। इस तरह से अगर देखा जाए तो अभी तक राजस्थान ने अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ा है। अब इसका फायदा किस पार्टी को मिल पाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है। 20 से 25 बागी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं जो दोनों पार्टियों के हैं और बागी उम्मीदवारों में भारतीय जनता पार्टी के बागी ज़्यादा हैं। ये बागी उम्मीदवार दोनों पार्टियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और चुनाव जीत भी सकते हैं। अगर ये चुनाव जीतते हैं और कांटे की लड़ाई में अगर 2-3 सीट से हार जीत होती है तो इसमें इनकी बड़ी भूमिका होगी किसी पार्टी को हराने के लिए और फिर इन्हीं के समर्थन से सरकार बनेगी। आपको बता दें कि जो बागी उम्मीदवार थे वहां पर 10 से 15% ज्यादा मतदान हुआ है। अन्य सीटों की अपेक्षा बागी उम्मीदवार क्या गुल खिलाएंगे, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कितनी सीटें जीतेंगे। लेकिन इतना जरूर है जो बागी उम्मीदवार अपने क्षेत्र में पकड़ रखते हैं वे निश्चित रूप से जीतेंगे
और इस बार बागी उम्मीदवारों की जीतने की संख्या का अनुमान लगाया जा रहा है कि 15 से 20 बागी उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे। इसके अलावा अन्य भी जीत सकते हैं, निर्दलीय भी जीत सकते हैं। अगर जो मतदान हुआ है इसे देखा जाए, इसकी समीक्षा की जाए गहराई से, तो यही कहा जा सकता है कि अगर बीजेपी हारेगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर बट्टा लगेगा और वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी को हराने में कितना सहयोग करेंगी यह तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। लेकिन जो चुनाव अशोक गहलोत और नरेंद्र मोदी, अशोक गहलोत बनाम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया है, उसमें अशोक गहलोत राजस्थान में एक लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं और 5 साल 18 से लेकर के 2023 तक का जो इनका शासन रहा है, एंटी इनकम्बेंसी भी रही होगी। इसके बावजूद प्रदेश की 56% जनता इन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। ऐसा सर्वे, ओपिनियन सर्वे में सामने आ चुका है। तो अगर 56% जनता अशोक गहलोत को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए लालायित है और गांव में, कस्बों में जहां पर कि फ्रीबीज रेवड़ियों को ज़्यादा बांटा गया है, अगर वहां महिलाएं एक मुश्त वोट दे रही हैं, वहां आदिवासी एक मुश्त वोट दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फ्रीबीज का असर वहां पर है और इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। शहरी क्षेत्रों में सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ अच्छी होती है। ग्रामीण कस्बाई क्षेत्रों में विपक्ष की पकड़ होती है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में जो मझोले शहर हैं या बड़े शहर हैं या महानगर हैं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की पकड़ अच्छी होती है। तो ये बात राजस्थान में भी लागू हो रही है और जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, जितने भी बड़े शहर हैं, सीकर, जितने भी बड़े शहर हैं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा वोट मिले हैं और उनके प्रत्याशी भी ज़्यादा चुन करके आएंगे। तो दोनों का बैलेंस लगभग बराबर ही होगा। लेकिन कांग्रेस अगर पूरे राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों पर अपने फ्रीबीज का फायदा उसे मिलता है, तो निश्चित रूप से शहरी क्षेत्रों के मतदाताओं के ऊपर भारी पड़ जाएगी। कांग्रेस रिवाज को बदल भी सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। 22,59,000 युवक पहली बार मतदान कर रहे हैं। अब युवकों के सामने क्या एजेंडा है नहीं कहा जा सकता, लेकिन पेपर लीक से अशोक गहलोत की भद्द पीट चुकी है। लेकिन उस पेपर लीक के खिलाफ जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, जितनी कार्रवाई हुई है, उसका पूरा ब्यौरा उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान प्रेषित कर दिया है और यह भी कहा है कि पेपर लीक के दोषी आगे अगर कोई पकड़े जाएंगे, और पकड़ना मुश्किल नहीं है, तो पेपर लीक के दोषी जो पकड़े जाएंगे उनके ऊपर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और जेल होगी, कड़ी सी कड़ी सजा दी जाएगी। इस तरह से अशोक गहलोत ने बेरोजगारों और पेपर लीक मामले में नाराज युवाओं को साधने का प्रयास किया है। अब यह प्रयास कितना रंग लाता है
या यह प्रयास कारगर होता है या नहीं होता है, या तो 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन युवाओं की एक बड़ी फौज है राजस्थान में। कुल 5.25 करोड़ मतदाता हैं, जिसमें से कि 1.5 करोड़ से ज़्यादा मतदाता युवा हैं। अभी जो मैंने आपको बताया कि 22,59,000 पहली बार वोट देने जा रहे हैं, ये 18 साल से लेकर के 24-25 साल की उम्र तक के युवा हैं। लेकिन 30 पार और 40 के बीच के युवाओं को अगर इनसे जोड़ दिया जाए तो इनकी संख्या 1.5 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है। और अगर 1.5 करोड़ मतदाता अशोक गहलोत के खिलाफ पेपर लीक के मामले में वोट देते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस की हार होगी। अब अशोक गहलोत ने जो मैनेज किया है, जो रिकवरी की है, युवाओं को समझा करके पेपर लीक के दोषियों को दंडित करने की बात कह करके पेपर लीक के दोषियों को दंडित किया जा चुका है, यह बात कह करके, तो इसका कितना असर पड़ेगा यह तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि हर पार्टियों का एक गढ़ होता है। गढ़ का मतलब कि उस क्षेत्र में वह पार्टी कभी नहीं हारती है। भारतीय जनता पार्टी का भी गढ़ राजस्थान में है और कांग्रेस का भी है। कांग्रेस के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाता है और भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में कांग्रेस का सफाया हो जाता है। ऐसी लगभग 60 सीटें हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी की पकड़ अच्छी है या उसे एक गढ़ के रूप में चिन्हित किया जा सकता है। तो राजस्थान का चुनाव संपन्न होने के बाद अब तेलंगाना का नंबर है। तेलंगाना में 30 नवंबर को वोट पड़ेंगे। वहां पर कांग्रेस और बीआरएस में टक्कर है। भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर है और कुछ जानकार तो यह भी कहते हैं कि चौथे नंबर तक भी खिसक सकती है चुनाव परिणाम घोषित होने के समय भारतीय जनता पार्टी। और कांग्रेस ने वहां पर फ्री बीज की घोषणा की है और 7 गारंटियां दी है। जो गारंटियां उन्होंने कर्नाटक में दिया, हिमाचल में दिया, राजस्थान में दिया, लगभग वही गारंटियां, वही महिलाओं को रुपए कैश उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की बात, वही 500 रुपये में सिलेंडर, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, जितनी भी रेवड़ियां हैं, 200 यूनिट तक बिजली फ्री, जितनी भी रेवड़ियां हैं, बांटने का काम किया है। कांग्रेस ने वादा किया है, गारंटी दिया है कि जीतने के बाद तुरंत ही ये गारंटियां लागू हो जाएंगी। पहली मंत्रिमंडल के बैठक के समय से सारी गारंटियां लागू हो जाएंगी। दूसरी ओर बीआरएस तेलंगाना की एक प्रमुख पार्टी है। उसकी जड़ें नीचे तक हैं, नींव तक हैं। अब उसे जड़ों को उखाड़ पाने में कांग्रेस कितना कामयाब होगी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन एक बात जरूर कही जा सकती है कि वहां से जो विश्लेषक, रिपोर्टर, तमाम चैनलों के प्रतिनिधि, यूट्यूब चैनल के यूट्यूबर वहां की जमीनी स्तर की बात कर रहे हैं, तो वहां बताया जा रहा है कि कांग्रेस भारी पड़ रहा है बीआरएस पर। अब देखिए 30 नवंबर को क्या होता है तेलंगाना में, और उसके बाद 3 दिसंबर को राजस्थान का चुनावी ऊंट किस करवट बैठता है पता चल जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इन चुनावों का असर होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 पर भी पड़ेगा, क्योंकि चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और वही चेहरा लोकसभा चुनाव के लिए भी रहता है। तो अगर एक चेहरा प्रधानमंत्री का 5 राज्यों में हार जाएगा
तो निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री का चेहरा निष्प्रभावी हो जाएगा। और इस बात को हम नहीं कह रहे हैं, आरएसएस भी चिल्ला चिल्ला करके, चीख चीख करके कह रहा है, उसका अखबार भी चीख चीख करके कह रहा है, ऑर्गेनाइजर, कि इस बार लोकसभा चुनाव में न तो मोदी चेहरा चलेगा, न मोदी मैजिक चलेगा, और न हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण चलेगा। तो अब देखिए 5 राज्यों के चुनाव में किसे कितनी सीटें मिलती हैं। हमें तो लगता है कि राजस्थान हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जीत ले जाए, लेकिन बाकी 4 राज्यों में मिजोरम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ पर कांग्रेस का कब्जा होगा। और अगर इन 4 राज्यों में कांग्रेस जीत जाती है तो इसका असर लोकसभा चुनाव पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।